नमस्कार। मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम उस खबर की गहराई में उतरेंगे जिसने 60 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों की धड़कनें रोक दी हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें उम्मीद है, ड्रामा है, इंतजार है और एक कड़वा सवाल है। सवाल यह है कि क्या सिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि वह अपने ही बुजुर्गों की आवाज नहीं सुन सकता। हम बात कर रहे हैं EPS 95 EPS 95 पेंशनर्स की, जिनकी आंखें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT की बैठक पर टिकी थीं। महीनों के विरोध प्रदर्शन, हाई कोर्ट के सख्त आदेशों और अनगिनत झांपनों के बाद आखिरकार EPFO के गलियारों में वह बैठक संपन्न हुई। खबर आई कि CBT ने न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। एक पल के लिए लगा कि जीत मिल गई, न्याय हो गया, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने जश्न को फिर से चिंता में बदल दिया। EPFO ने अपनी तरफ से तो प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन गेंद को बड़ी सफाई से वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पाले में फेंक दिया। जी हां, एक बार फिर वही वित्त मंत्रालय, वही वित्तीय स्वीकृति का पेंच, वही लाल फीता शाही की दीवार जिसके सामने लाखों उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। आज का सवाल बहुत सीधा है। जब EPFO, जो कि पेंशनर्स का ट्रस्टी है, वह मान गया, जब लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय कथित तौर पर सहमत है, तो फिर वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो वित्त मंत्रालय के दफ्तरों में इस फाइल को रोके बैठी है? क्या यह सिर्फ एक प्रक्रियात्मक देरी है या यह एक सोची समझी रणनीति है कि मामले को इतना लंबा खींच दिया जाए कि पेंशनर्स खुद ही हिम्मत हार जाएं? चलिए आज इस पूरे चक्रव्यूह को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि CBT की बैठक के अंदर हुआ क्या। सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर बाहर आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। EPFO ने आंतरिक रूप से न्यूनतम पेंशन को RS00 RS556 करने पर अपनी मुहर लगा दी है। यह आंकड़ा पेंशनर्स की मांग, जो कि 75-77 पैसों की है, से मीलों दूर है, लेकिन फिर भी यह मौजूदा RS1000 के अपमानजनक आंकड़े से तो बेहतर ही है। लेकिन ट्विस्ट यही है, EPFO ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए एक किंतु और परंतु जोड़ दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि यह बढ़ोतरी तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक वित्त मंत्रालय का खजाना यानी भारत सरकार की तिजोरी इसके लिए हां नहीं कहती। यानी एक बार फिर फाइल बढ़ चुकी है, लेकिन मंजिल अभी कोसों दूर है। यह कितनी बार हुआ है कि हमें यही पंक्ति सुनने को मिली हो, फाइल वित्त मंत्रालय में है, प्रस्तावचाराधीन है, वित्तीय निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा है। यह वही जवाब है जो सिस्टम की सुस्ती को ढकने का बहाना बन गया है। मीटिंग के अंदर की एक और दिलचस्प बात सामने आई। यह पहली बार था कि EPFO के भीतर एक बड़े बहुमत ने पेंशनर्स के हक में आवाज उठाई। जो लोग हमेशा बजट और घाटे की बात करते थे, उनमें से भी कुछ लोगों ने माना कि RS1000 में गुजारा असंभव है। यानी सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग हैं जो अब बदलाव चाहते हैं। जब सिस्टम के अंदर के लोग यह मानने लगे हैं तो सोचिए बाहर की आवाज यानी आपकी आवाज कितनी ज्यादा मायने रखती होगी। यह इस बात का सबूत है कि बदलाव की बयार बहनी शुरू हो गई है। लेकिन असली बाधा, असली अड़ंगा, असली हर्डल वही वित्त मंत्रालय है। अब सवाल यह उठता है कि वित्त मंत्रालय इस पर ब्रेक क्यों लगा रहा है? आखिर वह क्या कारण है कि लाखों बुजुर्गों की जिंदगी से जुड़ा यह फैसला महीनों से फाइलों में कैद है? हमारी पड़ताल में 3 बड़े कारण सामने आए हैं जो वित्त मंत्रालय की झिझक को बयां करते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण बजटरी इंपैक्ट यानी सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ। मंत्रालय को डर है कि अगर आज न्यूनतम पेंशन बढ़ाई गई तो EPFO के विशाल कॉर्पस पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। दूसरा कारण फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी यानी भविष्य की स्थिरता। अधिकारियों का एक धड़ा यह तर्क दे रहा है कि अगर आज यह मांग मान ली गई तो कल कोई और मांग आएगी। उन्हें डर है कि यह पेंशन फंड लंबे समय तक इसे झेल नहीं पाएगा। और तीसरा कारण, जो सबसे टेक्निकल है, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। सरकार अपने घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है और पेंशन जैसी नॉन प्रोडक्टिव, उनके शब्दों में, चीज पर खर्च बढ़ाना उनकी अर्थनीति की किताब में फिट नहीं बैठता। लेकिन यहीं पर एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, क्या हर फैसले को सिर्फ नंबरों, जिंदगी का आखिरी पड़ाव और बजट के चश्मे से देखा जाना चाहिए? इम्पैक्ट से क्या महत्वपूर्ण है?
जब बात देश की सेवा कर चुके वरिष्ठ नागरिकों की हो तो क्या ह्यूमन इम्पैक्ट यानी मानवीय प्रभाव को नहीं देखा जाना चाहिए? क्या अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से पहले सहानुभूति एम्पैथी को जगह नहीं मिलनी चाहिए? वित्त मंत्रालय के अंदर भी इस मुद्दे पर दो खेमे बंटे हुए हैं। एक खेमा है जो मानता है कि R0 की न्यूनतम पेंशन मैनेजेबल है, यानी इसका प्रबंधन किया जा सकता है। यह खेमा समझता है कि अगर यह भी नहीं दिया गया तो पेंशनर्स का भरोसा सिस्टम से पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन दूसरा खेमा, जो शायद ज्यादा ताकतवर है, वह इसे अनरियलिस्टिक यानी अवास्तविक मानता है। उनका तर्क है कि अगर 2500 पर हां कर दी तो कल 75,500 का दबाव बनेगा। और इन दो खेमों की लड़ाई में इन तीन मंत्रालयों श्रम, EPFO और वित्त के आपसी तालमेल की कमी में पिसकौन रहा है वही 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स। ये कैसी विडंबना है, एक फैसला लेकिन तीन अलग अलग मत, और नुकसान सिर्फ एक वर्ग का, बुजुर्गों का। क्या यह कोऑर्डिनेशन की कमी अब बंद नहीं होनी चाहिए? अब बात करते हैं उस इमोशनल पल की जो इस CBT मीटिंग के बाहर हुआ। जब पेंशनर्स को यह खबर मिली कि EPFO ने अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है तो प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीं। कुछ चेहरे खिल गए, उन्हें लगा कि पहली सीढ़ी पार हो गई। लेकिन ज्यादातर बुजुर्गों के चेहरों पर संशय था, अविश्वास था, क्योंकि वे इस सिस्टम को जानते हैं। उन्हें पता है कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। उन्हें पता है कि फाइनल डिसीजन वित्त मंत्रालय की उस टेबल पर अटक सकता है जहां फाइलें महीनों नहीं सालों तक धूल फांकती हैं। एक बुजुर्ग पेंशनर ने भरी आंखों से कहा, बेटा, हमारे लिए हर फाइल ट्रांसफर का मतलब है, और कुछ महीनों की देरी और हमारी उम्र में हर महीना 1 साल जैसा होता है। सोचिए जरा, उनके लिए हर गुजरता दिन कितना भारी होगा। जब वे सुनते हैं कि फाइल अंडर एग्जामिनेशन है तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। यह देरी अब सिर्फ देरी नहीं, यह अन्याय बन चुकी है। अब बात करते हैं उस सबूत की जो मंत्रालय की सुस्ती को बेनकाब करता है। कई पेंशनर्स ने सूचना के अधिकार LT के तहत यह सवाल पूछा कि आखिर उनकी फाइल वित्त मंत्रालय में कब से रुकी हुई है। जो जवाब आए वे चौंकाने वाले हैं। कई RTI जवाबों में साफ लिखा है, अंडर कंसीडरेशन सिंस जुलाई। जी हां, जुलाई से, यानी 3 महीने 90 दिन से ज्यादा। सोचिए जरा, 3 महीने एक बड़े मंत्रालय के लिए सिर्फ कुछ पेपर वर्क हो सकते हैं, लेकिन R6000 पर जी रहे बुजुर्ग के लिए यह जिंदगी का 1 चिल और 4 साल है। यह डीले, यह देरी अब अस्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल है। EPFO के अंदर के कुछ सूत्रों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि पिछले 3 महीनों में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को कई बार रिमाइंडर्स यानी याददाश्त पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन हर बार वही रटा रटाया जवाब आता है, जमवाल है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बीइंग स्टडीड। वित्तीय प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। इतने सालों से यही पैटर्न चलता आ रहा है। एक तरफ 65 लाख पेंशनर्स अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सम्मान की रोटी के लिए इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे अधिकारी फाइलों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या यह ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही अब करुणा और संवेदना से भी बड़ी हो गई है? लेकिन पेंशनर्स ने भी अब ठान लिया है, यह लड़ाई सिर्फ EPFO दफ्तर के बाहर नहीं लड़ी जा रही। यह लड़ाई अब डिजिटल हो गई है। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन जोर पकड़ रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड नाउ, वित्त मंत्रालय अब फैसला करो। हर दिन सैकड़ों बुजुर्ग पेंशनर्स अपनी तस्वीरें अपनी पेंशन स्लिप के साथ डाल रहे हैं। किसी की पेंशन स्लिप RS1000 की है, किसी की RS10 की, और कैप्शन में एक ही बात लिखी होती है, आई सर्व्ड इंडिया, नाउ लेट इंडिया सर्व मी। मैंने भारत की सेवा की, अब भारत को मेरी सेवा करने दें। सोचिए, यह लोग कोई खैरात या चैरिटी नहीं मांग रहे, यह अपना हक मांग रहे हैं। वह हक जो उन्होंने अपनी जवानी के 30-40 साल इस देश के निर्माण में लगाकर कमाया है। यह दया का नहीं, अधिकार का मामला है। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। जैसे ही यह खबर फैली कि गेंद अब वित्त मंत्रालय के पाले में है, देश भर में पेंशनर्स ने फिर से अपनी मीटिंग शुरू कर दी है। लखनऊ हो, इंदौर हो, नागपुर या पुणे, हर जगह छोटे छोटे समूहों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उनके बैनरों पर अब एक ही सवाल लिखा है, CBT ने मान लिया, अब मिनिस्ट्री क्यों चुप? यह सवाल आज हर उस दिल में है जो न्याय की आस लगाए बैठा है। EPFO ने वित्त मंत्रालय को एक अल्टरनेट मॉडल में बदल चुका है, यानी एक वैकल्पिक मॉडल भी सबमिट किया है। शायद
इस मॉडल में कहा गया है कि अगर सरकार या वित्त मंत्रालय को एक मुश्त बढ़ोतरी से कॉर्पस पर पड़ने वाले बोझ का डर है तो इस हक हा को फेस्ड मैनर यानी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले साल न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर R0 किया जाए और फिर अगले साल या उसके अगले साल उसे बढ़ाकर 2500, 2000, 500 या 3000 कर दिया जाए। सोचिए ये कितना प्रैक्टिकल और समझदारी भरा अप्रोच है। ईपीएफओ खुद रास्ते सुझा रहा है। वह कह रहा है कि हम भी समझते हैं कि वित्तीय अनुशासन जरूरी है, लेकिन मानवीय सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्रालय इस प्रैक्टिकल अप्रोच को मानेगा या वह इसे भी अंडर एग्जामिनेशन कहकर ठंडे बस्ते में डाल देगा। इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्षी नेता अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि जब सीबीटी, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं, ने प्रस्ताव मान लिया तो वित्त मंत्रालय क्यों नहीं मान रहा। यह सरकार की आंतरिक कलह को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के भी कुछ सांसद जो जमीनी हकीकत को समझते हैं, उन्होंने भी दबी जुबान में और कुछ ने खुलकर वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि इस फैसले को जल्द से जल्द लिया जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि यह मुद्दा अब सिर्फ पेंशनर्स का नहीं बल्कि एक बड़े पब्लिक सेंटीमेंट यानी जनभावना का मुद्दा बन गया है। दबाव बढ़ रहा है। दूसरे और शायद दशकों में पहली बार पब्लिक सेंटीमेंट इतना मजबूत है कि इसे नजरअंदाज करना दिल्ली के दफ्तरों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, यह लड़ाई, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, किसी एक व्यक्ति या किसी एक डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई है न्याय के लिए, यह लड़ाई है सम्मान के लिए, और सबसे बढ़कर यह लड़ाई है वक्त पर हक मिलने की। क्योंकि इस देरी का मतलब सिर्फ पेपर वर्क में देरी नहीं है। इस देरी का मतलब है कई लोगों की अधूरी जिंदगी। सोचिए उन पेंशनर्स के बारे में जो आज भी इस महंगाई के दौर में सिर्फ 1000, 8000 में जिंदगी काटने को मजबूर हैं। वे कैसे जीते होंगे? जब महीने के आखिर में बिजली का बिल आता होगा तो क्या वे दवाई नहीं ले पाते होंगे? और जब वे अपनी जरूरी दवाइयां खरीदते होंगे तो क्या उन्हें खाना कम करना पड़ता होगा? यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, यह हमारे समाज की संवेदनशीलता की लड़ाई है। सीबीटी ने अपना काम कर दिया, लेबर मिनिस्ट्री ने अपना रुख साफ कर दिया। अब बारी है वित्त मंत्रालय की।